हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये बाकी रह चुका है। हम लोग डाइजेशन देख चुके हैं, ह्यूमन बीइंग में भी और प्लांट्स में भी। तो चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन जूनियर क्लासेस में आप लोग जानते हो कि रेस्पिरेशन को बोलते थे आप लोग जूनियर क्लासेस में ऑक्सीजन का अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर हमारे बॉडी से। लेकिन ये एक्चुअल में डेफिनेशन है ब्रीदिंग का, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? जो छोटा छोटा फूड मॉलिक्यूल्स हुआ है डाइजेशन में, उस छोटे फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना कहलाता है रेस्पिरेशन। देखिए, जो डाइजेशन में हम लोग खाना खाएं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो कार्बोहाइड्रेट अगर टूट रहा है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दे एनर्जी में, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। देखिए, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना। बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो गया? तो ग्लूकोज, है ना, यही तो खा रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इस ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे हम लोग ऑक्सीजन से और टू लिबरेट केमिकल एनर्जी। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? एनर्जी। बस इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन। हाँ, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर आने वाले प्रोसेस को ब्रीदिंग कहेंगे। और रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी। अच्छा, एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा हम लोग को? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, है ना। देखिए, और यहां पे ऑक्सीजन भी हो जाएगा आपका 6, ठीक है। हाँ, बैलेंस है। तो ग्लूकोज से जब भी हम एनर्जी बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। समझ चुके हैं? आगे बढ़े। देखिए, सेम डेफिनेशन फिर से एक बार लिखा गया है कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और जिसमें क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनटेक होता है ताकि रिलीज हो सके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, है ना। एटीपी का फॉर्मेशन हो सके, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोग जानते होंगे। चलिए देखिए, अब क्या है, इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बन रहा है ना, उस एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे जितने भी काम है हमारे शरीर में, या जो भी एक्टिविटी हम लोग डेली यूज लाइफ में करते हैं, वो सारे एक्टिविटी में हम लोग उस एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये यूज कैसे करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर पहले से एडीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है हमारे शरीर में। अगर उसमें हम लोग फॉस्फेट मिला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में बन रहा है, उस एनर्जी के प्रेजेंस में एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा? एटीपी। और इसी को बॉडी स्टोर करके रखता है। तो असल में प्रोडक्शन इसका हो रहा है कैसे? एडीपी को हम लोग ऐड करवा दे रहे हैं, एडीपी में फॉस्फेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग बता रहे हैं रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन कुछ और ही है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग ये सिंपली ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग ब्रीदिंग। स्टार्टिंग में ही बोले हैं।
और रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। चलिए, ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना। इसमें बॉडी का बस स्टेट चेंज हो रहा है। चेस्ट आपका एक्सपैंड कर रहा है और चेस्ट कभी वापस अपना नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। ब्रीदिंग में यही हो रहा है ना। कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ब्रीदिंग में, तो इसी कारण ये फिजिकल प्रोसेस है। वाइल रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, इसी कारण ये बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। क्या ब्रीदिंग में कोई एनर्जी बना? नहीं। सांस लेना और सांस छोड़ने में कोई एनर्जी बनेगा? नहीं। हाँ, लेकिन आपका रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। अच्छा, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स का जरूरत है? एंजाइम्स तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए या उसको जल्दी बनाने के लिए एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में थाउजेंड्स या कह लीजिए मिलियंस ऑफ एंजाइम्स हैं जो एक्टिविटी करते जा रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते जा रहा है। तो ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स का जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन में है। आप क्लास 11th में जाइएगा, आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़िएगा, आप क्रेब्स साइकिल पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कितना ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये जो अभी हम प्रोसेस लिखे हैं ना, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और एटीपी का, ये असल में 18 स्टेप्स का फॉर्मेशन है। 18 स्टेप्स कंप्लीट होगा तब जाकर के बनेगा इस ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वो 18 स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम्स काम करेंगे, ठीक है। तो ये 11th क्लास में देखना है आप लोग, अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं सारे के सारे, तो ये 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है। चलिए, और एक लास्ट बात कि क्योंकि ये ब्रीदिंग हमारे सेल के अंदर नहीं हो रहा है, इसी कारण इसे हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इट अकर आउटसाइड द सेल, हेंस इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और रेस्पिरेशन बताइए, रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है ना, तो इसी कारण इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखें कि ये जो एनर्जी बनेगा ना, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब रहेगा या स्टोर रहेगा? एटीपी के फॉर्म में। चलिए, अब वो एटीपी हमारा यूज कब आएगा? कोई भी काम करने वक्त यूज आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ ये मूव कर रहे हैं तो भी एटीपी का यूज हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी एटीपी का यूज हो रहा है, आप लोग बैठ के सुन रहे हो तो भी एटीपी का यूज हो रहा है। कैसे? When the cells need this energy, जब इस एनर्जी का जरूरत रहेगा, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy। ठीक है, वही ATP टूट जाएगा वापस ADP में और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा इस प्रोसेस में। और ये सारा का सारा प्रोसेस वाटर में होता है ना। इसी कारण हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वाटर। चलिए, रेस्पिरेशन ये दो टाइप्स को इन्वॉल्व करता है। एक को बोल सकते हैं आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग, और इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। केवल ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आ जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर आ जाना, इसको हम लोग बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, एक चीज का अंदर आना, एक चीज का बाहर जाना, तो गैसियस एक्सचेंज है पहला प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या पहला स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर, इनसाइड द सेल, it is called cellular respiration inside the cell।
और इसी को बोलेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो सारा बात, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, आप लोग पहले जूनियर क्लास में भी ये भी पढ़े हो कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक और एनारोबिक। तो यहां पर भी ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना काफी है पॉइंट्स। अगर इतना पढ़ के जा रहे हो एग्जाम के लिए तो काफी है ये। देखिए, एरोबिक बचपन से जान रहे हैं कि ऑक्सीजन अगर है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो एरोबिक है। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो ये एनाएरोबिक है। अच्छा, इसका एंड प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस में लास्ट में क्या बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी भी बनेगा। अच्छा, इसमें क्या बनेगा? आपका लैक्टिक एसिड बनेगा और इथेनॉल बनेगा, दैट इज अल्कोहल ही होता है इथेनॉल। ठीक है, ये देखिए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। याद है ना सारा कुछ? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है? अरे देखिए ये सेल है ना, सेल के अंदर जो भी पार्ट होता है जेली लाइक, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और एक वैसा सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें एनर्जी का निर्माण किया जाए, एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाए, उस सेल ऑर्गेनेल्स को बोलेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसमें क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही रेस्पिरेशन हो जा रहा है। देखिए ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है जैसे कि प्लांट एनिमल्स में, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में है, ईस्ट में है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का कभी मसल सेल्स में एक रेयर केस में क्या बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, आगे देखेंगे अभी जस्ट हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, एक और बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ना 38 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 या 3 एटीपी का फॉर्मेशन ही बस देखने को मिलता है। तो क्या हमारा बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा? नहीं। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्यों नहीं ये वाला प्रोसेस करेंगे? इसमें तो एनर्जी ज्यादा मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो? चलो, तो इसी कारण हमारे बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही बात बताने वाले थे कि अब ये जो ग्लूकोज आया हुआ है ना डाइजेशन के बाद, याद आ रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ था ना ग्लूकोज का, ठीक है। अब वो ग्लूकोज पहुंच चुका था ब्लड में, और ब्लड हर सेल को पहुंचा दिया है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज के साथ क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो आ रहा है ना लंग से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही आगे पढ़ना है कि ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है और ग्लूकोज से जब रिएक्शन करेगा तो किस चीज का निर्माण होगा। एक्चुअल प्रोसेस नहीं पढ़ना है आप लोग को डिटेल में, बस ओवरव्यू देखना है रेस्पिरेशन का। देखिए, जब भी ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो वो पायरुवेट बनाएगा, ठीक है। पायरुवेट क्या है, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। C6 इसमें हुआ, C3 इसमें हुआ। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा पायरुवेट, और पायरुवेट क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो क्या होगा, एरोबिक या एनारोबिक? बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो यहां पर कितना एटीपी का निर्माण होगा, कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा? बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं नीचे। देखिए यही ग्लूकोज किसी साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, किसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, पायरुवेट बनाया, ठीक है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन मिला ही नहीं इसको। अब ऑक्सीजन नहीं मिला है
तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म में आया है ये? ईस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा। तो क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी नहीं हो रहा है काम, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो बोलिए ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। और एक लास्ट पार्ट क्या हो सकता है इस ग्लूकोज का कि ये साइटोप्लाज्म में पहुंचा, पायरुवेट बना। देखिए तीनों कंडीशन में सेम काम है कि पायरुवेट जरूर बनेगा। ये पायरुवेट अब क्या है कि ऑक्सीजन थोड़ा कम मिल रहा है उस एरिया में, मान के चलिए ये ऐसा सेल में काम हो रहा है, ऐसा सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है जहां ऑक्सीजन थोड़ा कम मिल पा रहा है, या फिर वहां पर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन जितना नॉर्मली जा रहा है ऑक्सीजन उतना ही पहुंचा है, जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन मेरा डिलीवर कितना हो पा रहा है? बहुत कम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मसल सेल्स, अच्छा ये कहां पे हो रहा है? मसल सेल्स में, हमारे ह्यूमन बीइंग के मसल सेल्स में कभी कभी क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना ये बहुत कम बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, बहुत कम मिला है ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो एनर्जी भी कम मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना? तो यही है फेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भविष्य कि क्या होगा ग्लूकोज का हमारे सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तीन अलग अलग पाथवे है, तीन अलग अलग रास्ता है, यही पीछे देखे थे, इसको एक बार फिर से रिवाइज करके कंप्लीट कर लेंगे यही। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये साइटोप्लाज्म में बनाता है पायरुवेट, और पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। कुछ एनर्जी यहाँ पे बनता है ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है, तो इतना एनर्जी से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ना, इस पायरुवेट को हम लोग तीन अलग अलग रास्ते से देखते हैं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो एनर्जी क्या बनेगा? 3 एटीपी का एनर्जी। और किस चीज का फॉर्मेशन होगा ये याद रखना है, बहुत जरूरी, कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाएगा। जब ऑक्सीजन कम है, कहां पर है ये मसल सेल्स में है, किस चीज का? लैक्टिक एसिड, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, 2 एटीपी मात्र फॉर्मेशन होगा। ये देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा हुआ है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया है। चलिए अब ये बात तो पता ही है, हमारे बॉडी के अंदर जब भी ऑक्सीजन मिले तो तुरंत हमारा बॉडी क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कितना एनर्जी? बिल्कुल 38 एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, याद आता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए समझ में आ चुका है आपको फेट ऑफ ग्लूकोज, भूलिएगा नहीं। चलिए अब इस ऑक्सीजन का यूज हम लोग देख लिए कि हम लोग एनर्जी बनाते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहां कहां से आ रहा है उस पाथवे को हम लोग पढ़ते हैं। कहां से आ रहा है? तो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, हवा से ही आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो देखिए पहला जो ऑर्गन है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो पहला ऑर्गन है वो क्या है? नॉस्ट्रिल। फिर हवा कहां आया? नेजल कैविटी यानी नेजल चैम्बर। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल आगे के पार्ट में नॉस्ट्रिल है, और ये जो रास्ता है, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम लोग बोल रहे हैं नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। उसके बाद फेरिंग्स में आ रहा है एयर। ठीक है, फेरिंग्स एक ऐसा ट्यूब है जहां पे माउथ का भी ट्यूब मिल रहा है और नोज का भी ट्यूब मिल रहा है। देखो फिगर, माउथ का भी ट्यूब ये रीजन में आ रहा है और नोज का भी ट्यूब इसी रीजन में। इस पूरे एरिया को हम लोग बोल रहे हैं फेरिंग्स। समझ रहे हो? चलो, लेकिन फेरिंग्स के बाद 2 अलग अलग ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एक ट्यूब है आपका फूड पाइप, एक ट्यूब है आपका विंड पाइप। जान रहे हैं ये सब? अच्छा, फूड पाइप और विंड पाइप
ये दोनों के बीच में एक कार्टिलेज का बना हुआ टिश्यू है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो हम लोग खाना अगर स्वॉलो कर रहे हैं ना, वो विंड पाइप में ना चला जाए, वो हमेशा फूड पाइप में ही जाए। तो ऐसा कैसे होता है, जब भी हम लोग खाना को स्वॉलो करते हैं तो वो जो एपिग्लोटिस है ना, विंड पाइप को ढक देगा, तो खाना सीधा का सीधा फूड पाइप में चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है बात? देखिए, अगर मान के चलिए ये है आपका विंड पाइप और ये है आपका फूड पाइप। नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड। सपोज कीजिए कि ये है आपका विंड पाइप और दिस इज योर फूड पाइप। तो जब भी फूड वगैरह आ रहा होगा, ठीक है, उसको आना है किसमें? इस फूड पाइप में। ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप। तो फूड पाइप में आएगा तब जब ये विंड पाइप क्लोज रहेगा, तो विंड पाइप को क्लोज कर देगा ये एपिग्लोटिस। अच्छा, हम लोग हमेशा तो खाना नहीं खाते हैं, तो जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं उस वक्त क्या खुला हुआ होना चाहिए? उस वक्त बिल्कुल, उस वक्त खुला होना चाहिए विंड पाइप, ताकि जो एयर है ना वो फूड पाइप में ज्यादा ना जाए, ट्रैकिया में जाए, यानी विंड पाइप में जाए। तो वो एपिग्लोटिस कभी फूड पाइप को ढकता है, कभी विंड पाइप को ढकता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो फेरिंग्स के बाद कौन सा रीजन देखने को मिल रहा है? दैट इज लैरिंग्स। फिर ट्रैकिया, देखते जाइए फिगर में, देखते जाइए। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी है ना, उसके बाद लंग्स, ये दोनों ब्रोंकी दो अलग अलग लंग्स में जा रहा है, दो ही लंग्स होता है अपने पास। फिर ब्रोंक्यूल्स, अरे भाई यही जो ब्रोंकी आया है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस में टूटेगा, उस ब्रांचेस को हम लोग बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली फाइनली क्या बन जाता है? एल्वियोलर सैक में फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर देखिए हम लोग कोई भी ब्रांच बनाते हैं ट्री का, है ना, तो उसमें छोटा छोटा और भी बहुत सारा ब्रांच निकलता है, ठीक है, इससे भी और बहुत सारा ब्रांच निकलेगा और ये अल्टीमेटली लीफ का फॉर्मेशन करेगा कहीं ना कहीं। तो उसी तरह हमारे लंग्स में भी है, क्या है? ये ब्रोंकी मेन ब्रांच हो गया, फिर आपका ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स लास्ट में क्या बनाता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक यही हिस्सा है जहां पर क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। तो अगर ऑक्सीजन आ रहा है एयर से तो ये अल्टीमेटली कहां पे पहुंच रहा है? एल्वियोलाई में। तो देखिए यही है एल्वियोलाई, ये पाइप से आ रहा है ब्रोंकियल से आते हुए, इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंच गया। अब यहां पर देखने को मिलेगा जो अंदर से ऑक्सीजन आया हुआ है वो बाहर पहुंचेगा, इसके बाहर पहुंचेगा, और इसके बाहर क्या भरा हुआ है? पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है। देखिए यहां तो हम लोग को पढ़ना ही है, तो उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इनहेलेशन। नहीं, इससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग वो बात ही को कंप्लीट कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन आ रहा है ना एल्वियोलाई में, क्या हो रहा है उसके साथ वो देख लेते हैं। तो देखिए गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है एल्वियोलाई में। अब इसको समझते हैं। देखो ये एल्वियोलाई का डायग्राम है ना, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन है ये।
अब क्या है, इसी मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये जो पर्पल कलर का और इस साइड रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, ये ब्लड है, ब्लड का सेल्स है। कौन सा सेल्स है, आरबीसी सेल्स है। ये पर्पल कलर का है तो इसका मतलब आप समझिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगा, खराब खून होगा ये। और ये रेड कलर का दिख रहा है आप लोग को, तो इसका मतलब समझिए कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन एल्वियोलाई में केवल और केवल ऑक्सीजन ही पास होता है, डिफ्यूज करता है। कहां पर, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है। देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रेड ब्लड सेल। अब ये ब्लड में आ गया कौन, ऑक्सीजन आ गया। कौन सा प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन जानते हैं आप लोग, जहां पे कोई चीज हाई कंसंट्रेशन में रहता है और लो कंसंट्रेशन एरिया में अगर वो जाए तो उस प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो यहां अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, इस ब्लड में, क्योंकि ब्लड में इस वक्त ऑक्सीजन कम है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसी कारण ऑक्सीजन आ गया अंदर। अच्छा यहाँ पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहाँ इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए, ब्रोंकियोल्स, बहुत बढ़िया, फिर ब्रोंकी, आगे ट्रैकिया वगैरह तक पहुंचते पहुंचते नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। और ये ऑक्सीजन कहां पे इंटर कर गया, ब्लड में आ गया। ये ब्लड में आएगा तो क्या होगा बताइए, तो बहुत बढ़िया, ये ऑक्सीजन पहुंचेगा हर सेल में, हर सेल को मिला हुआ है ग्लूकोज, और हर सेल बनाएगा एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन देख रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन देख रहे हैं, एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, तो यहां पर एक्सचेंज देखने को मिला ना, इसी कारण एल्वियोलाई को हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज एरिया ऑफ द लंग्स। चलिए, ये एल्वियोलाई है ना, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है आपका गैसियस एक्सचेंज का। अरे भाई अगर लंग्स में इस तरह करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तो ज्यादा एरिया नहीं मिलता ना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फिर नहीं हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते ना, तो इसी कारण एल्वियोलाई को बोलते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। चलिए, तो ब्रीदिंग में दो पार्ट है, एक सांस का अंदर लेना, एक सांस का बाहर लेना। वही बात है, पुराना बात है, इसमें क्या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है यही देखना है। इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस का अंदर जाना, एक्सहेलेशन मतलब कि सांस का बाहर जाना। अब वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्सहेलेशन में, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन होता है, ये भी आप जान रहे हैं। तो चेस्ट कैविटी इनहेलेशन में होगा एक्सपैंड, ठीक है, चेस्ट का साइज थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। देखो ये ब्रीदिंग इन यानी कि इनहेलेशन का पार्ट है, ये एक्सहेलेशन का। यहां पर मेरा चेस्ट जो है वो एक्सपैंड कर गया है, तो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं, ठीक, रिब्स एक्सपैंड हो गया है, और डायफ्राम जो डोम शेप का होता था यूजुअली, वो क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रेट हो गया है ना। डायफ्राम देखिए, नॉर्मली डायफ्राम इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है ना, चेस्ट का कैविटी इंक्रीज कर गया है, तो इसी कारण इसे हम लोग बोल रहे हैं डायफ्राम मेरा थोड़ा स्ट्रेट हो गया है, फ्लैट बन गया है। देखिए इनहेलेशन में क्या क्या देखने को मिल रहा है, रिब्स थोड़ा ऊपर आ गया है, डायफ्राम थोड़ा फ्लैट हो गया है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है लंग्स का। अच्छा, वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में समझते ही हो, जानते हो कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे प्रेशर मेरा डिक्रीज होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो जाएगा, जानते हो। तो अगर यहां पर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा प्रेशर हो गया डिक्रीज। अब हवा में लंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर हो गया, अब इधर ज्यादा प्रेशर है तो ये अंदर आएगा ना ऑक्सीजन, ये जो भी एयर है वो अंदर ही आएगा ना,
इस साइड प्रेशर ज्यादा हो गया, इस साइड प्रेशर कम हो गया। हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कोई भी चीज जाता है, पढ़ रहे हो जान रहे हो, डिफ्यूजन उसे कहते हैं। हाइयर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा इनहेलेशन में, है ना। अब ब्रीद आउट यानी कि एक्सेलेशन में देखिए, यहां पर थोरैसिक कैविटी जो है ना वापस जो शेप का था वो उसी में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सांस जब हम लोग छोड़ेंगे तो हमारा वॉल्यूम लंग्स का कम हो जाएगा। अब वही बात, वॉल्यूम्स अगर कम हो गया तो इसका मतलब प्रेशर यहां पर ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई ये जो फैला हुआ है यहाँ पर प्रेशर कम है, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया ना एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो ये जो भी एयर होगा वो बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा। देखिए थोरैसिक कैविटी यानी कि वही चेस्ट का कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक्सेलेरेशन में, रिब्स जो है वापस डाउनवर्ड की तरफ मूव कर लेता है, और डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है। ये डायफ्राम क्या है, ये असल में मसल का बना हुआ एक बड़ा कनेक्टिव एक टिश्यू है, सॉरी कनेक्टिव नहीं, एक टिश्यू है। ये क्या करता है, इस लंग्स वगैरह सारे पार्ट्स को संभाल के रखता है ना। चलिए, तो डायफ्राम कभी डोम शेप का बन रहा है एक्सेलेरेशन में, कभी फ्लैट हो जा रहा है, किसकी वजह से, इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन की वजह से, है ना। आगे बढ़े, यही बात यहां पर है, रिब केज एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ पे रिब केज वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिब केज, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन उसमें इनहेलेशन। ये तो समझ चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं, वही बात है, अलग तरीका से लिखा हुआ है बस। जो हवा है उसमें क्या है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा एल्वियोलस का कहानी हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर बात हो रहा है ना। देखिए इसी का बात हो रहा है। तो ये जो हवा है ऑक्सीजन वो कहाँ आ गया, ब्लड में, ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, सॉरी ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा ब्लड के कौन से सेल से, आरबीसी सेल से। आरबीसी सेल में क्या रखा हुआ है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही बैठा हुआ है ऑक्सीजन। इतना समझिए आप कि ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन कौन से सेल में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में। और ये एक बार ऑक्सीजन अगर बाइंड कर लिया आरबीसी से तो ये आरबीसी पहुंचा देगा ब्लड को सबसे पहले हार्ट में, और हार्ट पंप करेगा, जितना का जितना ब्लड है शरीर के हर सेल में पहुंच जाएगा। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द टिश्यू व्हेन द ब्लड कम्स इन हार्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टेप क्या है, एक बार ये ऑक्सीजन अगर पहुंच गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, अब इंटरनल रेस्पिरेशन, वही क्या, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा आपका एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। क्या बनेगा, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, तो थोड़ा पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारे लिए अब जरूरत नहीं है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब बाहर निकालो। ठीक है, सेल से सबसे पहले बाहर निकालो। अच्छा, अगर सेल से यानी टिश्यू से, टिश्यू समझ रहे हो ना, बहुत सारा सेल को हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं, तो बहुत सारा सेल क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा इस टिश्यू से। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा वहां पे, उसी के एरिया में जो ब्लड होगा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये ब्लड फिर आएगा, बहुत सारा ट्यूब्स वगैरह सारे रास्ता से कहां तक पहुंचेगा, तो हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट के बाद आखिरकार कहां तक पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। तो लंग्स में क्या देखने को मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना एल्वियोलाई के अंदर चला जा रहा है। यही तो देखे हैं भैया फिगर में, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जो गंदा वाला खून आ रहा है ना, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारा भरा हुआ था, वो खून आखिरकार पहुंच गया किसी तरह एल्वियोलाई में, और वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया किसको, एल्वियोलस के अंदर। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बाहर निकाल देगा इसको। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कहां पे रहता है,
हवा में रहता है? बिल्कुल नहीं, जो लैंड में रहता है। वो ऑर्गेनिज्म कहां से ऑक्सीजन लेगा? तो एटमॉस्फेयर से लेगा। अच्छा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेगा? वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेगा। अच्छा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब समझ रहे हैं ना? ये ऑक्सीजन समझ रहे हैं? नहीं, देखिए जो पानी है ना, पानी का मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, ये सब जानते हैं, क्लास 9 में स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह में पढ़े थे आप लोग। हाँ, तो यही स्पेस के बीच में ऑक्सीजन छुपा हुआ रहता है, दिख रहा है? ठीक है, यही स्पेस में छुपा हुआ क्या रहेगा? ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन को वो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह लेता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। चलिए, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट देखे हैं। जो काम हमारे शरीर में हुआ था उसी तरीका का काम इसमें भी होगा, ये भी एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन हमारे पास अलग अलग टाइप का ऑर्गन है। इन लोगों के पास क्या है? बेचारे के पास स्टोमाटा है, लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम है, मतलब वैसा स्टेम या वैसा वुडी स्टेम जिसके पास कुछ पोर्स हो, है ना, कुछ छेद हो, उसे बोल रहे हैं हम लोग लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम। और कभी कभी देखने को मिलता है रूट्स में भी गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। और ये क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन को अंदर लेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बात नहीं कर रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है यहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये जो खुद का ग्लूकोज बनाया हुआ है ना फोटोसिंथेसिस में, उस ग्लूकोज को रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेगा। ठीक है, और जैसा उसको मन करे अपने हिसाब से यूज करेगा वो। चलिए, तो यहां तक आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेशन उम्मीद करते हैं कि कुछ हद तक तो समझ में आया होगा, है ना? और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, इससे ज्यादा आपका क्लास 10th में आई थिंक नहीं आएगा, है ना? और इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक लास्ट एक्सक्रेशन देखना है। तो 2 प्रोसेस बचा हुआ है। चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।